Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. So friends, आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि लोगों के माइंड में कुछ मिथ्स हैं रिगार्डिंग द जीएसटी सिस्टम एंड जीएसटी प्रोसेस। वो हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमारा जीएसटी का जो फाइलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला मिथ होता है लोगों के दिमाग में वो ये होता है कि जो जीएसटी रिकंसिलेशन है वो बहुत ही मैनुअल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले तो वो टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? वो टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि हमारी किताबों में जो एंट्री है वो ठीक से नहीं डलती। ये बात मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि अगर आपके अकाउंटेंट को बेसिक जीएसटी की नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट यस, अगर आपकी बुक्स में एंट्रीज ठीक से हुई हैं तो रिकंसिलेशन बहुत इजी हो जाता है। और अगर आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप डेफिनेटली सॉफ्टवेयर की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका टाइम और ज़्यादा बचे। तो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग क्लियर टैक्स, जो कि बहुत अच्छा रिकंसिलेशन प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिकंसिलेशन है उसमें आपको हेल्प मिल सके। और एक मिथ दिमाग में होता है लोगों के कि जो जीएसटी नंबर है मेरा कैंसिल हो जाएगा अगर मेरी 3B में और 1 के डाटा में मिसमैच है। तो देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये आपका जो अमेंडमेंट आई लॉ में वो क्यों आई। तो यस, एक ऐसा प्रोविजन है जो कहता है कि अगर आपके 1 के डाटा में और 3B के डाटा में डिफरेंस है तो आपके नंबर जीएसटी नंबर कैंसिल होने के चांसेस है। बट ऐसा क्यों किया सरकार ने? तो ये प्रोविजन लाने का जो रीजन था वो था फेक इनवॉइस। अब क्या आपका हो क्या रहा था एक्चुअली? तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि जीएसटीआर 1 मैंने फाइल कर दी और आपको पता है 1 में तो आपका टैक्स तो जाता नहीं है, लेकिन 1 से क्या होता है, 1 से आपका आईटीसी जो है वो पास ऑन होता है। ठीक है, तो मैंने 1 फाइल कर दी, मैंने आईटीसी पास ऑन कर दिया, लेकिन मैंने क्या किया, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की, या तो मैंने फाइल नहीं की या फिर मैंने नील की फाइल कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आईटीसी तो पास ऑन कर दिया लेकिन सरकार को टैक्स नहीं किया। तो इस तरह की चीजों को रोक लगाने के लिए सबसे पहले तो ये प्रोविजंस आए। ठीक है, लेकिन फिर इस प्रोविजन में भी ये चीज लिखी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 में और 3B में डिफरेंस आएगा तो सीधा आपका नंबर कैंसिल कर देंगे, नहीं। आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन का मौका दिया जाएगा, आपको यहाँ पे टैक्स पेमेंट का भी मौका दिया जाएगा। टैक्स पेमेंट कैसे करोगे आप? डीआरसी के थ्रू। ठीक है, डीआरसी के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे मैं नंबर उठा के कैंसिल कर दूंगी अगर तुम्हारे डाटा में मिसमैच है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जो मिसमैच है वो किसी वैलिड रीजन की वजह से हो। वैलिड रीजन कैसे कि पहले 3B में टैक्स ज्यादा दे दिया था, अब मैं उसको एडजस्ट कर रही हूँ, या फिर पहले कम टैक्स दिया था, अब मैं उसको टैक्स पे को पे कर रही हूँ विद इंटरेस्ट। तो अगर ऐसा क्लैरिफिकेशन है और वो जस्टिफाइड है, आपके प्रॉपर ऑफिसर को आपकी जस्टिफिकेशन ठीक लग रही है, तो आपका नंबर वो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता। बट येस, अगेन हमें इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि मिसमैच ऑन फर्स्ट हैंड आए ना। अगेन उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी कैन यूज अ गुड सॉफ्टवेयर जो कि हमें हेल्प कर सके, या फिर हमें हमारा जो प्रोसेस है वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि जब हम 1 फाइल करें और 3B फाइल करें तो उसमें मिसमैच की अगेन उम्मीद ही गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा जी, और क्या लोगों के अंदर मिथ है? सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि वेंडर कम्युनिकेशन जो है पूरा प्रॉपर टाइम वेस्ट है, उसकी कोई एडवांटेज नहीं। मैं या सर जो भी सुन रहे हैं आप मुझे, कि वेंडर कम्युनिकेशन जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको आईटीसी लेने के लिए आपके 2B या 2A जो भी आप रिकंसिलेशन के लिए यूज करते हो, उसमें आपका जो इनवॉइस है वो दिखना भी चाहिए और सही से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनवॉइस तो दिख रहा है लेकिन उसका नंबर गलत है, ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो दिख नहीं रहा है या उसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, उसके लिए आप कहाँ जाओगे? आपको अपने वेंडर को भी तो बोलना पड़ेगा। आप वेंडर को यहाँ पे बोलोगे तभी तो वो अपनी R1 में करेक्ट करेगा, और जब वो अपनी R1 में करेक्ट करेगा तभी तो आपके वो 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो वेंडर कम्युनिकेशन जीएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेंडर कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो जीएसटी पोर्टल पे भी अवेलेबल है। अच्छे सॉफ्टवेयर भी ये प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशन लार्ज नंबर ऑफ वेंडर से होते हैं तो ऑब्वियसली जीएसटी वाला जो वेंडर कम्युनिकेशन का प्रोसेस वो आपको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगेन यू कैन यूज अ गुड सॉफ्टवेयर जो कि आपको हेल्प कर सके कि आप लार्ज नंबर ऑफ वेंडर से एक ही बारी में जो भी अपनी डिस्क्रिपेंसीज है वो कम्युनिकेट करें। तो वेंडर कम्युनिकेशन प्रोसेस को कभी भी आप जीएसटी में इग्नोर नहीं कर सकते। और क्या क्या लोगों के माइंड में मिथ्स है। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे आईटीसी ही नहीं मिलेगा अगर मेरा 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसके पीछे का रीजन तो जानो। रीजन क्या है? ये भी हो सकता है कि जो मेरा जो वेंडर है वो क्वार्टरली अपना 1 फाइल करता है और आईएफएफ में या तो उसने चढ़ाया नहीं है, आईएफएफ की भी लिमिट होती है 50 लाख की, वो खत्म हो गई है, तो वो जब अपनी 1 फाइल करेगा तब चढ़ाएगा या नेक्स्ट मंथ चढ़ाएगा। तो अगर इस मंथ नहीं मिला आईटीसी तो वो डेफर हो गया, वो आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर 2B में नहीं आ रहा तो आईटीसी कभी मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे 5% आपके पास ऑप्शन है, अगर आईटीसी नहीं आ रहा तो वो 5% आप एक्स्ट्रा लेने का ऑप्शन है, जो कि रूल 36 रूल 4 प्रोवाइड करता है। ऑल्दो बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि अगेन उनको लगता है कि रिकंसिलेशन में कंफ्यूजन होता है। बट हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टैक्स लायबिलिटी होती है तो उनके लिए 5% भी बहुत मैटर करता है। तो यस, अगेन यहाँ पे आपके रिकंसिलेशन प्रोसेस को इतना स्मूथ होने की जरूरत है कि आपको वो इनवॉइस याद रखने की जरूरत है जो जिसका इनपुट आपने पहले नहीं लिया, लेकिन अब क्योंकि वो 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो अब आप इस मंथ लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब इसमें मैं एक पॉइंट और है जो डिस्कस करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इनवॉइस 2B में तो आ रहा है लेकिन किताबों में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इनपुट ले रहा हूँ। 2B में तो आ रहा है ना, इनपुट ले लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जितना 2B में आ रहा है उतना इनपुट लिया 3B फाइल की और काम खत्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। क्यों? देखो, मेरे को लॉ कहता है कि पहले मुझे सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी किताबों में इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपने स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करी है, गुड्स या सर्विस ली है, फिर उसमें पेमेंट का भी क्लॉज रहता है। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी तो आप इनपुट लोगे। और उसके बाद आपका जो रिकंसिलेशन का इशू है, यानी 2A या 2B में इनवॉइस आ रहा है, वो पिक्चर में आता है। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि जितना 2B में आ रहा है उतना इनपुट उठाया और 3B फाइल कर दी। तो ये एक चीज थी जो मैं एडिशनली डिस्कस करना चाहती थी। अब और क्या है? और अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि मैनुअली जब R1 फाइल कर रहे हैं तो मैनुअली सेल को फीड करते हैं। दे डोंट नो कि जीएसटी की अपनी यूटिलिटी है, एक्सेल यूटिलिटी, आप उसको यूज कर सकते हो अपनी R1 को भरने के लिए। उसमें क्या होता है, आपको एक्सेल में सारे इनवॉइसेस जो भी डिटेल्स मांगी है वो डालनी है। उसके बाद आपको यूजिंग द सॉफ्टवेयर जेसन बनानी है और जेसन आप अपलोड कीजिए और आपकी R1 फाइल होगी। और उसके अलावा अगर आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज्यादा है तो उस केस में तो यू नीड टू यूज अ गुड सॉफ्टवेयर जो आपको फीडिंग में हेल्प कर सके एज पर द GSTN फॉर्मेट। एंड एक चीज और है लोगों के माइंड में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने 1 में या IFF में कोई गलत इनवॉइस चढ़ा दिया तो वो मुझे मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 1-2 इनवॉइस मैनुअली डिलीट करना समझ आता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज्यादा है तो आप क्या हर एक को मैनुअली डिलीट करते रहेंगे? तो इसका सबसे जो इजी तरीका है, नीचे रीसेट बटन इंट्रोड्यूस किया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपका डाटा जो है वो सारा रीसेट हो जाएगा और फ्रेश और करेक्ट जेसन अपलोड कीजिए। सो आई थिंक दैट इज मच बेटर कि रादर देन डिलीटिंग ऑल द इनवॉइसेस मैनुअली। तो उसकी जगह एक ये आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज कि अगर कोई इनवॉइस एक बार IFF में चढ़ा दिया तो फिर उसको GSTR 1 में चढ़ाना नहीं है। तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर आपका वर्किंग बनी होनी चाहिए कि IFF में कितना इनवॉइस चढ़ाया और 1 में फिर वो बाकी का चढ़ाना है। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने कोई इनवॉइस IFF में भी चढ़ा दी और 1 में भी चढ़ा दी है तो आपकी डुप्लीकेशन डबलिंग होने के चांसेस है। डबलिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगेन फिर वो मिसमैच आ जाएगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए।
तो इसीलिए आपके पास प्रॉपर ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो बता सके कि ये इनवॉइस तो भाई आपने आईएफ में चढ़ा दिया, अब आपको 1 में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी अगेन यू कैन यूज अ गुड सॉफ्टवेयर एंड क्लियर टैक्स बीइंग वन ऑफ देम। एंड एक जो चीज है जो लोगों को मिथ है कि अगर आपने सपोज 1 में कोई इनवॉइस आपने 1 की जेसन अपलोड की और अगर आपसे गॉड फॉरबिड कुछ इनवॉइसेस जो है वो छूट गए, तो व्हाट दे थिंक इज कि अगर मैं दोबारा करेक्ट जेसन चढ़ाऊंगा, मतलब करेक्ट जेसन मतलब वो पुराने इनवॉइसेस प्लस में उसमें अगर एडिशनल इनवॉइसेस चढ़ाऊंगा तो मेरा जो डाटा है वो डबलिंग हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे B2B की बात करी, B2B जो इनवॉइस नंबर है वो कभी भी उसका डुप्लीकेशन नहीं होता, वो हमेशा एडिशन एक्सेप्ट करता है। तो ये एक चीज है जो कि मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर आपने ऐसी कुछ गलती की है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अपडेट योर जेसन, और जब आप उसको चढ़ाएंगे तो वो डुप्लीकेट इनवॉइसेस नहीं लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो एडिशनल इनवॉइसेस है वो लेगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको लगता है कि आप कुछ और तरीका यूज करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज आप रीसेट कर दीजिए डाटा को, रीसेट करके फिर आप फ्रेश जेसन जो जिसमें एडिशन भी हो वो आप अपलोड कीजिए। तो दैट ऑल्सो वुड मेक योर वर्क इजी रादर देन मैनुअली जो आपके एडिशनल इनवॉइसेस चढ़ाना है उसकी जगह आप ये प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप पहले रीसेट कर दीजिए और फिर उसके बाद फ्रेश जेसन अपलोड कीजिए। तो इसमें एक चीज और है कि हाँ, जीएसटी में काम करते वक्त आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करने की जरूरत है रादर देन हार्डवर्क। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, ताकि आपका जो काम है वो टाइमली भी हो, क्योंकि अगेन नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और अगर मैं हर एक के में इतना मैनुअल वर्क करने लग जाऊंगी तो थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि अभी भी लोगों के माइंड में चीज बैठी हुई है, स्पेशली जो पुराने सीरीज हैं उनके माइंड में ये चीज है कि मुझे भैया ऑफिस जाना पड़ेगा तभी मैं अपने जीएसटी के कंप्लाइंस को कर सकता हूँ, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मैं अपने जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करूंगा। तो उसके लिए अगेन यू नीड टू बिकम मोर एंड मोर टेक्निकली इक्विप्ड। आपको अच्छे सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत है, आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि वो एक्सेल वगैरह पे ठीक से काम कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, ताकि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके, घर पे बैठकर भी वो प्रॉपर वर्किंग बना सकें और जो रिटर्न है उसको टाइमली और एक्यूरेटली फाइल कर सकें। और साथ साथ आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है जो आपको एक्सेस दे जीएसटी के डाटा का, उसके लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है, हमें अपने आप को बदलते हुए वक्त के साथ साथ अडॉप्ट करने की जरूरत है, वरना हम कहीं ना कहीं इस रेस पे पीछे छूट जाएंगे। एंड वैसे भी इट इज अ सेइंग दैट चेंज इज इविटेबल। अगर आप अपने आप को समय रहते नहीं बदलते तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज वर द पॉइंट्स जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।